वो लोग गालीबाज इसलिए बन जाते हैं क्योंकि आरएसएस जैसी संस्था अपनी शाखाओं में, अपनी बातों में और अब तो सोशल मीडिया से भी लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरने का काम करती है। और अच्छा से अच्छा दिमाग हो, शरीफ से शरीफ आदमी हो, अगर उसके अंदर दिन रात नफरत का जहर भरा जाएगा तो न सिर्फ उसकी जबान बल्कि उसकी आत्मा भी मैली हो जाएगी। आप जानते हैं, कोई सीधा साधा व्यक्ति हो, अपने काम से काम रखने वाला, और दिन रात उसके अंदर आप किसी के लिए नफरत भरते जाइए, उसको ये बताइए कि आपकी सारी जो दिक्कतें हैं उसके लिए एक कौम जिम्मेदार है, धीरे धीरे वो मानने लगता है। यही हुआ है। रोज सुबह शाम जो व्हाट्सएप आता है, गोदी मीडिया जो रोज सुबह शाम बहस चलाती है, उसने आम लोगों के दिल में भी धीरे 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 जहर भर दिया है। नमस्कार। भाजपा के दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश विधूड़ी का वो वीडियो आप सबने देख चुका होगा। वो वीडियो मैं यहां दिखा नहीं रहा हूं, दिखाने की जरूरत नहीं है। वो इतना घटिया है, इतना स्तरहीन है, इतना नीचतापूर्ण है कि उस वीडियो को दिखाने में भी मुझे शर्म आएगी। आपने वो वीडियो देखा होगा कि किस तरह से बसपा के सांसद कुंवर दानिश अली को वो बेहद घटिया शब्दों से, अपमानित करने वाले शब्दों से पुकार रहे हैं, जिसमें मुस्लिम होने के चलते लिए गए कुछ नाम तो हैं ही, उनको देशद्रोही कहा है। एक सांसद को देशद्रोही कहा गया। बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे वीडियोस आए हैं, आपने देखा होगा। मुझे कुछ अलग से बातें करनी है। इस वीडियो के तुरंत बाद जब तमाशा शुरू हुआ, जब लोगों ने विरोध करना शुरू किया, तो जैसा हर बार होता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके जो ट्रॉल्स हैं, उन्होंने विधूड़ी के समर्थन में ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया। हालत यह हुई कि पांजन्य का जो हैंडल है, ट्विटर हैंडल, वो सबको बताने लगा कि विधूड़ी कितने पढ़े लिखे परिवार से आते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने वोटों से चुनाव जीते हैं। पहली बात तो ये कि क्या दानिश अली चुनाव जीत कर नहीं आए हैं? दानिश अली को क्या ऐसे ही भेज दिया गया है? क्या दानिश अली पढ़े लिखे नहीं हैं? और दूसरा सवाल ये कि क्या पढ़े लिखे होने से आपको हक मिल जाता है किसी मुसलमान के साथ इस तरह की बदतमीजी करने का? हमारी संसद है, ओम बिरला जी हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, संजय सिंह जो आपके नेता हैं, उनको तुरंत निलंबित कर दिया गया शोर मचाने के लिए, मणिपुर का सवाल उठाने के लिए। राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया गया। ये लोग कितना पढ़े लिखे आप जान सकते हैं। डेरेक ओब्रायन जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, उनको निलंबित कर दिया गया। और राहुल गांधी की तो बात ही क्या कहनी। मोदी सरनेम पर उन्होंने कमेंट किया था, जिसके चलते उनके खिलाफ मानहानि का, इज्जत हतक का मुकदमा भी हो गया, उनकी संसद सदस्यता चली गई। क्या क्या हुआ आप सबने देखा, कैसे दोबारा आई है सदस्यता, वो भी आप जानते हैं। तो इन सब लोगों के लिए एक नियम है, इन सब लोगों की किसी गलती पर, और गलती भी नहीं, मणिपुर पर सवाल उठाना या किसानों पर सवाल उठाना, यह कोई गलती नहीं है। इस पर भी ओम बिरला उनको सस्पेंड कर देते हैं, पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर देते हैं। आपके सांसद संजय सिंह जी इतने सीनियर आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, मैंने कम से कम उनको पॉलिटिकल विरोध चाहे जो भी हो, मैंने आज तक संजय सिंह को कभी बदतमीजी करते हुए, कोई घटिया बात कहते हुए नहीं सुना, लेकिन उनको निलंबित कर दिया जाता है। और यहां रमेश चंद्र विधूड़ी को सिर्फ कड़ी चेतावनी दी जाती है, मतलब एक चांस और है, एक बार और वो संसद में खड़े होकर घटिया बातें कर सकते हैं। और इतना ही नहीं हुआ, अब तो यह कोशिश शुरू कर दी गई है कि दानिश अली के ऊपर ही आरोप लगा दिया जाए। अब ऐसे निशिकांत दुबे जो महिलाओं पर अपनी टिप्पणियों के लिए विख्यात या कुख्यात या प्रख्यात, जो भी आप कहना चाहिए हैं, उन्होंने आज ट्वीट किया और ट्वीट में लिखते हैं कि विधूड़ी की गलती थी, वो उकसा रहे थे, प्रधानमंत्री के लिए गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। संसद का रिकॉर्ड, संसद का सब कुछ वहां पर होता है, कैमरा होगा, माइक होगा, सब कुछ होगा, दिखा दीजिए कि दानिश अली साहब ऐसा क्या कह रहे थे। और मैं कह रहा हूं, कोई कुछ भी कहे, क्या विधूड़ी को यह हक मिल जाता है कि वो संसद में खड़े होकर उनके लिए, किसी भी मुस्लिम के लिए घटिया शब्दों का प्रयोग करे? दरअसल 2014 के बाद से ही ऐसा माहौल बना हुआ है कि मुसलमानों को लेकर, दलितों को लेकर और जो भी सरकार का विरोधी है उसको लेकर गाली गलौज एक सामान्य सी बात हो गई है। आप ट्विटर पे देखिए, फेसबुक पे देखिए, हमारे जैसे लोग 4 लाइन लिख दें, नीचे जो भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी पार्टी के पाले हुए
मैं क्या कहूं, गुंडे हैं, आप कह लीजिए आईटी सेल के लोग हैं, या जो कहना चाहिए कह ले, आके ऐसी भाषा में लिखते हैं जैसी भाषा आप नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा 4 लोगों के बीच में बोले। गाली गलौज, घटिया बातें, एंटी नेशनल, मुल्ले की औलाद, ये वो जो मन में आता है आकर नीचे लिख जाते हैं। ये उनकी ट्रेनिंग हुई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि इतने करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। विधुड़ी पहले भी बहुत सारी बदतमीजियां कर चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस सरकार में ये जो बदतमीजियां हैं ये आगे बढ़ने का रास्ता है, आगे बढ़ने की सीढ़ी है। एक ऐसा माहौल बना है जिसमें एक केंद्रीय मंत्री नारा लगाता है गोली मारो सालों को, और कोर्ट कहता है कि उन्होंने मुस्कुरा कर कहा था, इसलिए उसमें कोई बुराई नहीं है। एक ऐसा माहौल बना है कि भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष, उसके ऊपर आरोप लगते हैं कि कुश्ती के खिलाड़ी, जो महिला खिलाड़ी हैं, उनके साथ उसने बदतमीजी की, यौन दुर्व्यवहार किया, और पूरी सरकार उसके साथ खड़ी रहती है। आज हालत यह है कि एशियाड गेम्स चल रहे हैं लेकिन भारत के पहलवान वहां नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति के कारण हमारी सदस्यता ही रद्द कर दी गई है। भारतीय ओलंपिक महासंघ की जो सदस्यता है वो ही रद्द कर दी गई है। 70 साल में पहली बार हुआ है। बार बार आप लोग कहते हैं 70 साल में ये पहली बार हुआ है कि एक बदतमीज एमपी के चलते महिलाओं के साथ बदतमीजी करने वाले, महिला जो हमारी खिलाड़ी हैं उनके साथ बदतमीजी करने वाले व्यक्ति को सरकार बचा रही है, और इस चक्कर में एशियाड में हमारे पहलवान खेल नहीं पा रहे हैं। यह 70 साल में पहली बार हुआ है। टैनी को आप जानते हैं, जिसके बेटे ने किसानों को कुचल दिया था। टैनी को इस्तीफा तक देने के लिए नहीं कहा गया। इस सरकार में कुछ ऐसा नियम बन गया है कि कुछ भी करके इसके मंत्री, इसके विधायक, इसके एमपी निकल जाएं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। याद होगा आपको, प्रज्ञा ठाकुर ने नाथूराम गोडसे की जब तारीफ की थी, गांधी जी के बारे में उल्टा सीधा कहा था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं दिल से कभी उनको माफ नहीं कर पाऊंगा। उनके दिल की माफी का मुझे नहीं पता है, लेकिन प्रज्ञा सिंह आज भी जो मन में आता है बोलती हैं, उनके खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। दरअसल पूरा एक ऐसा माहौल बना है जिसमें जो जितनी नफरत फैला सके वो भारतीय जनता पार्टी के और इस सरकार के उतने ही काम का है, क्योंकि काम तो है नहीं, रोजगार है नहीं। डेटा आ गया कि 25 साल से कम आयु के 40% से अधिक लोग बेरोजगार हैं। डेटा आ गया भ्रष्टाचार के, सीएजी की रिपोर्ट्स खोल के देखिए, मैंने वीडियो किया था इस पर, कितना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन उस पर सब चुप है। सड़कों की हालत देखिए, आज बनती हैं कल उंगली से खुदने लगती हैं। गुजरात में बना बनाया पुल गिर गया। काम के नाम पर कुछ नहीं है दिखाने के लिए, तो फिर जनता का वोट कैसे मिलेगा? सिर्फ गालियां देकर, नफरत फैलाकर, बदतमीजी करके। कुछ लोगों के अंदर यह एहसास भर के कि अगर आप मुसलमानों को गालियां दोगे तभी सच्चे हिंदू हो। मुझे आप एक देवता बताइए जो गालियां देता हो, एक हिंदू देवता मुझे बताइए जो गालियां देता हो। हमारे सारे धर्म ग्रंथों में बात यही हुई कि सच बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, सबके साथ भला व्यवहार करो। लेकिन ये जो लोग हैं कुछ भी हो सकते हैं, हिंदू तो कम से कम नहीं है। ये सिर्फ वो लोग हैं जो लोगों की भावनाओं को भड़काकर, धर्म का उपयोग करके सिर्फ और सिर्फ किसी तरह सत्ता में बने रहना चाहते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि सावरकर ने कहा था कि हमारा जो हिंदुत्व है उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो तो एक राजनीतिक विचार है। तो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या इस तरह के लोग बेसिकली सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल लोग हैं जो आपको भड़काना चाहते हैं, आपको धर्म के आधार पर पागल करना चाहते हैं, ताकि आपको कोई अधिकार न देना पड़े, आप रोजगार की बात न करो, आप भूख की बात न करो, आप गरीबी की बात न करो, आप ये सवाल न पूछो कि मणिपुर आज भी जल रहा है, प्रधानमंत्री चुप क्यों है। आप ये सब सवाल मत करो, बस मुसलमानों को गालियां देते रहो, मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काते रहो, बदतमीजियां करते रहो, ताकि हिंदुओं का वोट ध्रुवीकृत हो और भारतीय जनता पार्टी को एक मुश्त मिल जाए, उसकी सरकार बन जाए। उसके बाद करोड़ों के जहाज में मोदी जी सारी दुनिया घूमते रहें और उनके एमपी एमएलए ऐसे ही सड़क छाप गालियां संसद के अंदर देते रहें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो, ताकि इस देश में नफरत का माहौल लगातार बना रहे। जब तक नफरत का माहौल रहेगा तभी तक भारतीय जनता पार्टी शासन में रहेगी। जिस दिन यह नफरत का माहौल खत्म हो जाएगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी की फिर से वही 2 सीट पर चली जाएगी जो 1984 में उसने जीती थी। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुस्लिम नेताओं को क्या बना दिया है। कई बार मजाक में कहा जाता है कि क्रिकेट जब
गांव मोहल्ले में होता है, उसमें नाली से गेंद उठाने के लिए कुछ लोगों को रखा जाता है। एक फोटो आई राहुल गांधी के साथ दानिश अली जी की। हुआ यह था कि जब ये सब घटना हुई उस समय राहुल गांधी संसद में नहीं थे, उनको पता चला तो वो दानिश अली के घर मिलने चले गए, उनको ये कहने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत सारे और लोग भी गए और वो फोटो आई। उस फोटो को रिट्वीट करके मुख्तार अब्बास नकवी क्या लिखते हैं पता है? मुख्तार अब्बास नकवी लिखते हैं कि कांग्रेस में शामिल होने के लिए इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी। यानी ये सारा खेल दानिश अली ने कांग्रेस में शामिल होने के लिए किया था। पहली बात तो ये कि दानिश अली कांग्रेस में जाएंगे कि नहीं जाएंगे ऐसा कुछ तय तो हुआ नहीं है अभी। दूसरी बात ये कि गाली बिधूड़ी दे रहे थे और खेल दानिश अली ने रच लिया। क्या दानिश अली ने अपनी आत्मा प्रवेश करा दी बिधूड़ी की आत्मा में और बिधूड़ी गाली देने लगे? या बिधूड़ी को भी कांग्रेस में जाना है जो दानिश अली के साथ मिलकर उन्होंने ये खेल रचा? क्योंकि बिधूड़ी को अपने खेल में मिलाए बिना ये खेल तो नहीं रचा जा सकता था। और ये कह कौन रहा है? मुख्तार अब्बास नकवी। जब मुसलमानों को गाली दी जाती है तो क्या मुख्तार अब्बास नकवी पे गाली नहीं पड़ती है? उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, धर्म बदल लिया है। क्या उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दानिश अली को सिर्फ मुस्लिम होने के चलते देशद्रोही कहा जा रहा है? और जब सिर्फ मुस्लिम होने के चलते उनको देशद्रोही आतंकवादी कहा जा रहा है तो प्रकारांतर से मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोगों को भी यही कहा जा रहा है। और मुख्तार अब्बास नकवी की हालत क्या कर दी है पार्टी ने? एक बार मंत्री बना दिया, कहानी खत्म। न राज्यसभा का टिकट मिलता है, न लोकसभा का टिकट मिलता है। ऐसी घटनाएं आती हैं तो नाली में से गेंद निकालने के लिए भेज दिया जाता है। अदरवाइज मुख्तार अब्बास नकवी कहां हैं, किस पद पर हैं? भारतीय जनता पार्टी में उनका क्या सम्मान है यह आप सब लोग जानते हैं। पता नहीं क्या मजबूरी है मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोगों की कि 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। लेकिन एक आखिरी बात मुझे आपसे कहनी है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दानिश अली पढ़े लिखे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पे दिन रात गालियां देते हैं इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी खासी डिग्रियां हैं। सोच के देखिए कि जिन लोगों के पास अच्छी खासी डिग्रियां हैं, जो लोग ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, अच्छे घरों से हैं, सभ्य और सुसंस्कृत हैं, वो लोग ऐसे गालीबाज कैसे बन जाते हैं? वो लोग गालीबाज इसलिए बन जाते हैं क्योंकि आरएसएस जैसी संस्था अपनी शाखाओं में, अपनी बातों में और अब तो सोशल मीडिया से भी लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरने का काम करती है। और अच्छा से अच्छा दिमाग हो, शरीफ से शरीफ आदमी हो, अगर उसके अंदर दिन रात नफरत का जहर भरा जाएगा तो न सिर्फ उसकी जबान बल्कि उसकी आत्मा भी मैली हो जाएगी। आप जानते हैं कोई सीधा साधा व्यक्ति हो, अपने काम से काम रखने वाला, और दिन रात उसके अंदर आप किसी के लिए नफरत भरते जाइए, उसको ये बताइए कि आपकी सारी जो दिक्कतें हैं उसके लिए एक कौम जिम्मेदार है, धीरे धीरे वो मानने लगता है। यही हुआ है। रोज सुबह शाम जो व्हाट्सएप आता है, गोदी मीडिया जो रोज सुबह शाम बहस चलाती है, उसने आम लोगों के दिल में भी धीरे 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 जहर भर दिया है। ये वही जहर है जो हिटलर ने अपने लोगों के अंदर भरा था यहूदियों के खिलाफ। ये वही जहर है जो दुनिया भर के तानाशाहों ने किसी एक कौम के खिलाफ अपने अपने लोगों में भरा था। और इस तरह से आप देखते हैं कि हिटलर के जमाने में आम लोग जो इलेक्ट्रीशियन थे, प्लम्बर थे, छोटा मोटा काम करते थे, यहूदियों के पड़ोस में रहकर आराम से जिंदगी गुजारते थे, उनके अंदर इतनी नफरत भर गई कि वो हत्यारे बन गए। तो अगर आप खुद को और अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने दोस्तों को हत्यारा और नफरती बनने से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि व्हाट्सएप के जाल से बाहर निकलिए, गोदी मीडिया को हमेशा के लिए बंद कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, खुली हवा में निकलिए, सांस लीजिए और अपना दिमाग लगाकर सोचिए कि ये सब कुछ जहर जो दिन रात आ रहा है उसके पीछे है क्या। अगर आप ये नहीं सोचेंगे तो जिस बच्चे को आप इंजीनियर, डॉक्टर और जाने क्या क्या बनाना चाहते हैं वो ऐसा ही एक नफरती बनेगा जो कल को अपराध करेगा, जैसे कि मोनू मानेसर जैसे लोगों ने किया। और उसके बाद जब उसका काम निकल जाएगा तो ये जो पार्टियां हैं, जो संगठन हैं, वो दूध में से मक्खी की तरह उसको निकाल कर फेंक देंगे। फैसला आपके ऊपर है कि आपको खुद को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को और अपने देश को नफरती बनाना है, हिंसा का अड्डा बनाना है, जहर बनाना है, आदमियों के रहने लायक जगह नहीं बनाना है, या फिर आपको एक ऐसा समाज, ऐसा देश और ऐसा मोहल्ला चाहिए जहां आप शांति से रह सकें, 2 जून की रोटी कमाकर रात को चैन से सो सकें।
सोचिएगा और अगर लगे कि हमारी बात काम की है तो खुद सुनने के साथ साथ दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। बहुत शुक्रिया।